हेलो एंड वेलकम टू द अपस्विंग फिजिक्स। एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीओ सुपर चाइना टेस्ट सीरीज के कुछ ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंट पेपर हुआ है 24 को, उसमें ये 6 नंबर क्वेश्चन है जो एडवांस वाली सीरीज में है। तो पहले इसको देखते हैं। और सिमिलर एक मेंस में भी पूछा है, दोनों में कॉन्सेप्चुअल पार्ट सेम है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम करते कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन इन्वॉल्व है, और कंस्ट्रेंट मोशन जो आपका स्ट्रिंग का है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल वे में स्प्रिंग का ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हुए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें दी हुई है। क्या है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, S1 S2 S3, और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। सारी पुलीज और स्ट्रिंग मासलेस है, की आइडियल है, ये आपको गिवन है। इसके अलावा एक लाइन बहुत ही प्यारी लिखी है, ए फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज। इस लाइन का सिग्निफिकेंस एनएलएम में उतना समझ आता नहीं है, बट वर्क पावर एनर्जी में बहुत समझ आता है। ठीक है, जब आप फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो तो जिस ब्लॉक पे या पुली पे फोर्स लग रहा है, वो पुली हमेशा हर एक इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में होती है। व्हाट डज दैट मीन? that at every moment the effective force experienced by that block or pulley is zero। इस वजह से हम फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिलेट नहीं कर पाएंगे उनको। तो जब मान लेते हैं कि ये वाली पुली जब x डिस्टेंस नीचे जाती है, ठीक है, जब ये पुली x डिस्टेंस नीचे चले जाती है, उस मोमेंट पे यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन है T, तो इधर भी सेम स्ट्रिंग की वजह से टेंशन T होना चाहिए। और ये आपके पास आपने धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाया, तो आप ये लिख सकते हो कि F की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ T होनी चाहिए। F मस्ट बी ट्वाइस ऑफ T। रीज़न दैट वी हैव इंक्रीज द फोर्स ग्रेजुअली। बहुत बढ़िया बात है। मान लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग है उसके अंदर एलोंगेशन होता है y का। हमें y की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, बट टेंशन T जो इसके अंदर है वही स्प्रिंग फोर्स होगा, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K मल्टीप्लाई बाई एलोंगेशन, दैट इज y। अब हमें F और y में तो रिलेशन मिल गया, बट हमें चाहिए F और x में रिलेशन। तो हमारा टास्क अब इतना सा है कि y और x को रिलेट करना। अब आप नॉर्मल देखिए, इस पुली की बात कीजिए P2 की। P2 पे एक टेंशन लगेगी T, और दूसरे एंड पे कुछ टेंशन लगेगी, और ये दोनों जो एंड है ना एक ही स्ट्रिंग के हिस्से हैं, तो इन दोनों की टेंशन ऐड करने पे T होनी चाहिए, क्योंकि ये पुली भी इक्विलिब्रियम में है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टेंशन T/2 है, यहाँ भी T/2 है। सिमिलरली इस पुली की बात करूँगा तो यहाँ आ जाएगा T/4, यहाँ भी आ जाएगा T/4। अब थोड़ा पैटर्न को ऑब्जर्व करो भाई। S3 के रिस्पेक्ट में S2 में देखोगे तो आधी टेंशन लग रही है, यानी कि आधा फोर्स है, हाफ फोर्स है ना। फोर्स आधा होगा तो एलोंगेशन भी आधा हो जाएगा, क्योंकि K तो इक्वल है। एलोंगेशन आधा होगा तो मैं सीधा ही बोल दूंगा y/2, और यहाँ पे बोल सकता हूँ सिमिलरली y/4। ठीक है भाई, अब x और y को रिलेट करा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा पार्ट। सबसे पहले जब आपके पास इस पहले वाली स्ट्रिंग की बात करोगे इसकी, तो एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड भी फिक्स है, लेकिन स्प्रिंग जो है ना इतनी एक्सपेंड हो गई है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इंक्लूडिंग द स्प्रिंग वन, इट इज़ इंक्रीज बाई y/4। तो आपका जो पुली P1 है वो नीचे जाएगी, और पुली को बस आधा ही ट्रैवल करना है, क्योंकि इधर से भी आपके पास y/8 और इधर का y/8 मिलके y/4 हो जाएगा। तो पुली हमारी y/8 नीचे जाएगी। ठीक है, पुली y/8 नीचे जाएगी, तो इस स्ट्रिंग का ये हिस्सा भी y/8 नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और इधर वाली जो आपके पास स्प्रिंग है ये हमारे पास y/2 से एक्सटेंड हो गई, तो टोटल हमारे पास y/8 प्लस y/2 इतना अलोंगेशन आ गया इसके अंदर। आ गया, ये y/8 तो आया इस एंड के मोमेंट की वजह से, तो इसका मोमेंट काउंट कर चुके, और दूसरा y/2 आया स्प्रिंग की वजह से, और ये एंड तो फिक्स है। अब भाई इतनी जो स्ट्रिंग लूज हुई है उसको बैलेंस करने के लिए P2 को आगे बढ़ना पड़ेगा, कितना? हाफ ऑफ दिस अमाउंट। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो, जब ये वाला एंड नीचे जाएगा तो इतनी स्प्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग नीचे जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। थर्ड वन P3 वाली बात कर रहा हूँ।
अब स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन आया y का, तो टोटल आपके पास एक्सपेंशन हो गया इतना। और P3 जब नीचे जाती है तो इसको इससे आधा नीचे जाना पड़ेगा इतना, तो ये वैल्यू आएगी x। अब मैं इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकता हूँ, इतनी तो आती है मैथमेटिक्स यार। तो ये आपके पास y कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बन जाएगा 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32 और ये वैल्यू आ गई x। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 21/32। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह क्या रख सकते हैं अपन, 32/21x। तो f हमारा सिंपली हो गया 64/21 kx। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम इन्होंने जेईई मेंस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, इजी है, भरोसा रखिए अपने ऊपर। वैसे ही ओरिजिनली इन्होंने पाथफाइंडर से उठाया है, पाथफाइंडर में सेम क्वेश्चन ये गिवन है। देखते इसको कैसे ट्राई करना है। लाइनिंग पे फोकस करो, यहाँ भी सारी स्प्रिंग हमारे पास आइडेंटिकल है और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। उसके अलावा एक और लाइन यहाँ पे गिवन है, फोर्स इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू ए वैल्यू f। ठीक है, और हमें चाहिए विल द ब्लॉक शिफ्ट, ब्लॉक कितना शिफ्ट होगा ये हमें पता करना है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं ब्लॉक यहाँ कहीं आ जाएगा। जिस मोमेंट पे ब्लॉक यहाँ आएगा आपने फोर्स लगाया F, इधर मान लेते हैं टेंशन T, यानी कि इस स्प्रिंग में टेंशन T। देखना, ध्यान रखना, यहाँ भी T होगा, सेम स्प्रिंग होगा तब तक टेंशन सेम होगा। तो ये जो भी आपके पास पिंक वाली है, इस पूरे के अंदर आपके पास टेंशन T होगा। लेकिन जो दूसरी वाली है इसके अंदर ट्वाइस ऑफ T होगा। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ भी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ T होगा। अब स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो हम तुरंत बोल सकते हैं, पहले तो ये आपके पास जो ब्लॉक है ना वो इक्विलिब्रियम है, तो तुरंत कंडीशन आ गई कि F की वैल्यू है 3T होनी चाहिए भाई। अब आप बोल सकते हो, मान लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो एलोंगेशन है ना वो हमारे पास x का है, तो आपका हो गया इसमें भी x ही होना चाहिए, सेम टेंशन है, और इसमें 2x होना चाहिए और इसमें भी 2x होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, x 2x 2x x, और मान लेते हैं ब्लॉक हमारा शिफ्ट हुआ है y से। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो बोल सकते हो कि जो टेंशन T है उसमें kx बोल सकता हूँ, तो T की जगह मैं लिखूँगा kx। अब हमारा सिंपल सा सेम टास्क हो गया, x और y में रिलेट करना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 बाय 1 देखिएगा। पहले मैं ये मान के चलूँगा कि हमारे पास ये जो ब्लॉक है ना ये रेस्ट पे, ये नहीं चल रहा है, ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। और अब देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पिंक कलर में स्प्रिंग बताई है ना, इसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही ये स्प्रिंग 2x से एक्सटेंड होगी, इसका एक एंड फिक्स है, पुली इमीडिएटली आगे जाएगी 2x से, तो 2x और 2x टोटल 4x हमारे पास पिंक वाली स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। बहुत बढ़िया है। और फिर हमारे पास ये वाली जो एंड है वो तो फिक्स है, और ये वाला स्प्रिंग x के साथ एक्सपेंड हुई है। स्प्रिंग के x एक्सपेंड होने से भी ये पिंक वाली स्ट्रिंग आपके पास फिर से लूज हो जाएगी x के साथ। ओके, स्प्रिंग के एक्सपेंड होने से पुली का मोमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। जब ये वाली दूसरी वाली जो स्प्रिंग है 2x वाली, ये एक्सपेंड होगी तो इसका एक एंड फिक्स है, क्योंकि मैं ब्लॉक को फिक्स मानते हुए चल रहा हूँ अभी, तो ये आपके पास 2x इधर जाएगा, तो यहाँ से 2x और 2x 4x फिर से लूज हो गई। और ये वाली स्प्रिंग जैसे एक्सपेंड होगी, इसका एक एंड फिक्स है, तो ये स्ट्रिंग आपस पिंक वाली फिर से एक साथ एक्सपेंड होगी। तो टोटल स्प्रिंग कितनी लूज हो गई, ये स्ट्रिंग कितनी लूज होगी 10x। तो ये तो मैंने नोटिस किया, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑल स्प्रिंग्स 1 बाय 1। कौन सी स्ट्रिंग पे देख रहा हूँ मैं, पिंक वाली पे, ठीक है, जिसमें T टेंशन है।
अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी स्प्रिंग कोई भी एक्सपेंड नहीं हो सकती, सिर्फ ब्लॉक का मूवमेंट होता है, तो आपके पास एक डिमांड क्रिएट होगी, राइट। जैसे ये ब्लॉक आगे चलेगा वाई के साथ, ये जैसे ही ब्लॉक आपके पास वाई के साथ आगे बढ़ेगा, ये वाली जो एंड है वो वाई से आगे जाएगा। ये वाई से आगे जाने से आपके पास ये वाली जो लेंथ है ना, वो वाई के साथ इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और क्या होगा, ये एंड आपके पास वाई से आगे जाएगा, तो दूसरे एंड को भी वाई से आगे जाना पड़ेगा। मैं स्प्रिंग का एक्सपेंशन नहीं मान रहा हूँ, 1 बाय 1 दोनों इफेक्ट काउंट करूँगा, ठीक है। कोई अब आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो ये वाला एंड वाई से आगे जाएगा, तो वाई और वाई, 2y की यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी। यहाँ y और y मिल के कितनी होगी, 2y की डिमांड क्रिएट। तो टोटल डिमांड कितनी क्रिएट होगी, y प्लस 2y। सर ये स्प्रिंग वगैरह क्यों नहीं कर रहे भाई, ये सब तो हम उनको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। तो जब ब्लॉक का मूवमेंट होता है तो इतनी स्ट्रिंग टाइट होती है, इतनी डिमांड क्रिएट होती है, और जब स्प्रिंग एक्सपेंड होती है तो इतनी स्ट्रिंग लूज होती है, और जितनी डिमांड है उतनी एग्जैक्टली सप्लाई होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ 10x की वैल्यू आपके पास 3y की इक्वल होनी चाहिए। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ 3y/10। तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3y/10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9ky/10। कितना आ गया, 9ky/10। ये आ गई आपके पास f की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली वैल्यू चाहिए y की। तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10f/9k। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है।